चलें योग की ओर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमने फोन पर संपर्क किया है योग विशेषज्ञ गोस्वामी जयंत विष्णु भारती जी से। जयंत जी, आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं। वर्तमान में मैं पतंजलि यूथ ऑर्गेनाइजेशन का राज्य प्रभारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। वर्तमान में मेरा जो निवास है वो भिलाई में है और विगत पिछले 25 वर्षों से योग और सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं समाज को प्रदान कर रहा हूं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप योग का शाब्दिक अर्थ हमारे सभी श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे और जीवन में इसका क्या महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पहले तो आकाशवाणी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया योग के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बोलने का। जहाँ तक आपका एक क्वेश्चन है कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, साधारण तौर पे देखें तो जुड़ाव। तो जुड़ाव किसका? आत्मा का परमात्मा से, शरीर का मन से और मन का चेतना से। ये जो दो पार्ट है हमारे शरीर में, एक तो हमें ये पूरी फिजिकल हमारा स्ट्रक्चर दिखता है और जो एक आंतरिक मन की हम बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं, उनका जो आपसी सामंजस्य है, संतुलन है, उनका प्रॉपर होना ये योग। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है जयंत जी? योग, जैसा कि अभी आपने एक क्वेश्चन के माध्यम से मुझे कहा था कि स्वास्थ्य को लेकर, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्व शब्द है हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। ये जो स्व से स्वास्थ्य हो जाता है, फिर हम स्वाधीनता की बात करते हैं, फिर हम स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से स्वदेशी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो स्व शब्द है आदरणीय, वो शब्द आज का तो शब्द नहीं है, ये पुरातन शब्द है और ये योग से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के तीसरे सूत्र में ही कह दिया कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब हमारी आत्मा अपने स्वरूप में, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाती है तो ये योग हो जाता है। मतलब वो बाहरी विचारों से, बाहरी जो तर्क और बाकी चीजें चल रही हैं, उससे उसको रोककर आत्म केंद्रित होने का जो काम होता है अपने मन मस्तिष्क में, उसे हम योग कहते हैं। जयंत जी, प्राचीन भारतीय योग पद्धति और आज के फिटनेस की अगर हम बात करें तो इन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है? प्राचीन भारतीय जो योग पद्धति है, जैसे मैंने बोला कि आत्मा, परमात्मा, शरीर और मन, ये दो चीजों की बात करें, और जो लेटेस्ट जो हम लोग देखते हैं वर्तमान जो स्वास्थ्य को लेकर एक अवेयरनेस है कि भाई जिम जाए युवा, तो उसमें केवल शारीरिक फिटनेस की बात होती है। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं तो वो मन से लेकर, चेतना से लेकर और फिर आत्मा से लेकर शरीर पर काम करने वाला एक बड़ा क्षेत्र होता है। इसीलिए योग जो है, जब आदमी अवसाद में आ जाता है, जब वो डिप्रेशन में आ जाता है, तो योग ही उसका समाधान बन जाता है। लेकिन बाकी चीजें जब फिटनेस के रूप में की जाती हैं और जो मन से नहीं जुड़ाव होता है उसका, तो वो ऊपरी शरीर से तो फिट होता है लेकिन मन से वो अनफिट हो जाता है। जी जयंत जी, जब हम हमारे जीवन काल के अलग अलग कालखंडों की बात करते हैं तो बाल्यकाल, युवावस्था और उसके बाद की एक अवस्था और उसके बाद फिर वृद्धावस्था की शरण में हम जाते हैं। लेकिन युवावस्था की जब हम बात करते हैं तो आज की तारीख में युवा जो शब्द है
इस शब्द का प्रयोग केवल आयु की गणना के आधार पर न करके व्यक्ति के फिटनेस के आधार पर की जाती है कि जो स्वस्थ है वो युवा है। आपकी नजर में युवा कौन है? हमारी नजर में युवा वो है जो पूरी समग्रता से आंतरिक ऊर्जा और संपूर्ण जो बाहरी शक्ति का संगठनात्मक रूप से प्रयोग करे, कार्य करे, वो युवा है। अगर हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को अलग अलग भागों में विभक्त कर देते हैं तो हम केंद्रीकृत नहीं हो पाते और हमारा पूर्ण आउटपुट हमें नहीं मिल पाता है। इसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कौशल की बात कर रहे हैं। ये कौशल योग से जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि जब हम पूरे मनोयोग से या पूरे मन से किसी कार्य को करते हैं जिसमें मन और शरीर का पूरी तरह से संगठनात्मक रूप से प्रयोग होता है, तो ये योग हो जाता है। तो इसीलिए जो आज के युवा हैं उनके लिए तो एक बड़ा ये संदेश है कि जो किसी कार्य को करें वो पूर्ण रूप से करें, आधा अधूरा होके ना करें। जयंत जी, किसी भी कार्य को करने के लिए व्यवस्था यानी प्रबंध का बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करना बहुत जरूरी है, तभी हम उस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और यही प्रबंध हमारे शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं, जैसे ही आंखें खुलती हैं तो एक नए प्रभात का दर्शन करने के साथ साथ हमारे जीवन के एक दिवस की शुरुआत होती है। तो जीवन के उस दिवस की शुरुआत से लेकर रात्रि की निद्रा तक जो शरीर का जो प्रबंधन है, ये शरीर का प्रबंधन ही हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो योग जो है शरीर के इस प्रबंधन को व्यवस्थित करने में हमें किस तरह से मदद करता है? योग के अगर हम देखें तो पतंजलि योग दर्शन में हमें अष्टांग योग की बात कही जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन अगर सारे पार्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमें योग की जो एक अवस्था है वहां तक ले जाने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जी। हम आसन की बात करें तो हम फिटनेस होने के लिए, शरीर फिट रहे हमारी मांसपेशियां लचीली बनी रहे, इसके लिए हम प्राणायाम की बात करें तो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सुव्यवस्थित हों, स्वस्थ हों, इसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम धारणा, ध्यान और समाधि, तो धारणा, ध्यान, समाधि की बात करें तो हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को हम जब करें तो उसमें हमारी एकाग्रता स्थापित हो सके, हम उसको पूरे मनोयोग से सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर सके। तो ये जो पूरा पार्ट है वो मिला के हम देखें तो एक रास्ता है योग की स्थिति प्राप्त करने का। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जयंत जी। और एक बात और जो देखी जाती है कि आजकल युवाओं का एक वर्ग ऐसा है जो कि सुबह समय पर सोकर नहीं उठता, विलंब से सोकर उठता है, देर तक सोता है क्योंकि रात को देर तक जागता है, और देर तक सोकर उठने की वजह से पूरे दिन की उनकी प्रक्रियाएं भी विलंब से चलती हैं। इस वजह से बहुत से युवाओं को इस रूप में भी देखा गया है कि अभिभावकों का प्रयत्न तो होता है कि वो सही मार्ग से लगे और जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करे, लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं जो कि विलंब की वजह से और व्यवस्थित रूप से अपने जीवन के तमाम कार्यों को रूप न देने की वजह से वे, खासकर करियर की अगर हम बात करें, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वे सिर्फ योग को ही अपना लें तो ये योग उन्हें बाकी चीजों से भी जोड़ने में कितना मददगार साबित हो सकता है? ये बहुत ही सुंदर आपका यह क्वेश्चन है। यह प्रश्न जरूर युवाओं तक एक बड़ा संदेश लेके जाएगा कि जो दिनचर्या है, क्योंकि बिना व्यवस्थित दिनचर्या के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जी। अव्यवस्था से कोई बड़ी व्यवस्था तो बन भी नहीं सकती है। अगर हमारे जीवन में अव्यवस्थाएं हैं तो हम किसी बड़ी व्यवस्था को बनाने की परिकल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे भारत की एक बड़ी व्यवस्था आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बना रहे हैं जी। वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं केंद्र पे हैं और व्यवस्थित हैं। इसलिए
सारी जगहों की व्यवस्था बनाने में वो निपुण हो पाए। और यह जो व्यवस्था है ये शुरुआत के जो सुबह का समय है, या हम कहें कि हमारे शरीर से ही चालू होती है। सबसे पहले बाहरी शरीर, फिर भीतरी शरीर। तो बाहरी शरीर में हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां, गर्दन की मांसपेशियां, रीढ़ की हड्डी, ये सारी चीजों का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके लिए सुबह का प्रातः काल इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम वेदों को मानने वाले हैं, हम प्राचीन परंपराओं को मानने वाले हैं। तो इसलिए जो ये प्राचीन परंपरा है उसमें एक पार्ट आता है आयुर्वेद का जी। और ये आयुर्वेद को हम अगर समझें तो आपने ध्यान दिया होगा कि वात कफ पित्त पे आधारित होता है जी। ये वात कफ पित्त केवल बीमारी या किसी एक रोग के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारी जो कहना चाहिए कि जीवन है। जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो हम कफ प्रवृत्ति के होते हैं, जब हम युवा होते हैं तो हमारी प्रवृत्ति पित्त की होती है, और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारी प्रवृत्ति वात की हो जाती है। ऐसे ही ये मौसम है, प्रति वर्ष जो मौसम जाते हैं, कभी ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, ये भी वात कफ पित्त पे आधारित होते हैं। तो आपने देखा होगा हमारी गुरुकुल परंपरा है, तो गुरुकुल परंपरा में जब कोई बच्चा गुरुकुल में छोटी उम्र में जाता है तो उसको बहुत सारे शास्त्र उसके ब्रेन में डाले जाते हैं, मतलब उसको कंठस्थ कराया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बचपन होता है वह कफ प्रवृत्ति का होता है, और कफ प्रवृत्ति का जो बोलना चाहिए कि फायदा है या जो प्रवृत्ति की जो क्वालिटी है या विशेषता है वो ये होती है कि उसमें मेमोरी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वही जब पित्त में आता है तो विश्लेषण क्षमता, किन्हीं भी दो चीजों में वो विश्लेषण करके बता सकता है। लेकिन वात प्रवृत्ति पे आता है तो डिलीवरी क्षमता बढ़ जाती है, देने की परंपरा। इसीलिए हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोग हमेशा हमें कुछ देना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज बताना चाहते हैं, लेकिन युवा विश्लेषण करता है क्योंकि वो पित्त का है, और बच्चा ग्रहण करता है, ग्रहणशीलता है उसके। तो इसी प्रकार जो सुबह का काल है वो ग्रहण करने का काल है। हम अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपनी बुद्धि के लिए जितनी अच्छी चीजों को ग्रहण कर लें उतना हम पावरफुल होते जाएंगे। तो युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि पहले वो अच्छी चीजें ग्रहण करे, तब वो जब एनालिसिस के स्टेज पे जाएंगे तो वो अच्छी चीजें ही उन्हें अच्छा बनने के लिए मदद करेगी या आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। और जब जीवन में वो अच्छे बन जाएंगे तो जब वो वृद्ध काल में आएंगे तो अच्छी चीज समाज को देंगे। तो ये एक बोलना चाहिए क्रमबद्ध हमारे जीवन की प्रक्रिया है। इसे अगर सही तरीके से अपन लोग करें कि बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज का ज्ञान हम उनको दें ताकि वो युवा बने तो उन ज्ञानों का प्रयोग कर सके, और बुजुर्ग बने तो जो एनालिसिस उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसे लोगों को बांट सके। आपने बहुत अच्छी बात कही जयंत जी कि अगर किशोरावस्था या युवावस्था में ही युवा योग को अपनाते हैं तो ये योग, उनके द्वारा अपनाया हुआ योग 1 वर्ष के लिए नहीं, 2 वर्ष के लिए नहीं, 5-6 वर्षों के लिए नहीं, बल्कि आजीवन सदा उनके साथ चलता है। तो उससे एक 50 साल की उम्र के बाद की स्थिति में कहा जाता है कि हमारे शरीर की जो क्षमता होती है वो कुछ कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी कुछ व्याधियों का शिकार भी मनुष्य को होना पड़ता है। 50 के बाद शरीर को लेकर कुछ ज्यादा ही हमें सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन अगर हमने योग को किशोरावस्था या युवावस्था से अपनाया है तो 50 साल के बाद की हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि ये शरीर क्या है और इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो हम सनातनी परंपरा, प्राचीन परंपरा, वेदों की परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं जी। ये हमारी परंपरा ये कहती है कि शरीर खलु धर्म साधनम, मतलब ये शरीर एक साधन है। किस लिए साधन है? क्योंकि योग में हम अवस्थित हो सकें, हम समाधिस्थ हो सकें, हमारे विचारों में प्रेम आ सके, विचार जो है हमारे वो भगवत प्राप्ति में सहायक हो सके, और समाधि की अंतिम स्थिति या मोक्ष की अंतिम स्थिति को हम धारण कर सकें।
तो शरीर का स्वस्थ होना तो परम आवश्यक है जी। हम अचानक से शरीर को स्वस्थ करने में लगेंगे जब हमें व्याधि घेर ले, तब तो कहीं ना कहीं विचार हमारे टूटने लगते हैं। तो इसलिए प्रारंभ काल से ही बच्चों को योग में आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, अगर इस प्रक्रिया में हम लोगों को सामने ले आए अपने बच्चों को, और युवा भी अपने शरीर को स्वस्थ बनाने, सब आज युवा चाहते हैं कि हमारा शरीर मजबूत हो, बलवान हो और मन हमारा शांत हो, तो इसके लिए योग अति आवश्यक है। आज वो सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत सारे ऐसे हम लोग देखते हैं। स्वामी एक आदित्य देव जी हैं जो पतंजलि योग पीठ के एक संगठन है युवा भारत, उसके राष्ट्रीय केंद्रीय प्रभारी हैं वो जी, और वो लगभग 5000 सूर्य नमस्कार उन्होंने किया है 9.5 घंटे में। तो आप सोचिए एक व्यक्ति 9.5 घंटे तक, मैं किसी आसन की बात नहीं करता, मैं किसी अन्य चीजों की बात नहीं करता, लेकिन एक बात हम जो इसमें सोचे कि 9.5 घंटे तक कोई व्यक्ति इतना मेहनत कर सकता है क्या लगातार? ये अपने आप में हम सभी के लिए चैलेंज है। ये शरीर को जैसा आप बनाते हो, जैसा आप ढालते हो, वैसा बन जाता है। तो जरूर आज जो व्याधियां लोगों को आ रही हैं तो वो आज चालू कर दे, जिसे आज समझ आ गया वो आज चालू करे, जिसे पहले समझ आए वो पहले चालू करे, जो आज नहीं समझ पाया वो कम से कम आने वाली जनरेशन को ये दे दे। तो ये आज की युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, और जो आगे बढ़ चुके हैं, जिनको व्याधियां चारों ओर से घेर चुके हैं, वो करें, आसन करें, प्राणायाम करें, योग करें, अपने आप को संयमित रखें, तो जरूर वो फिर से पुनः स्वस्थ होंगे। जयंती जी, जब हम हमारे जीवन के स्तर की एक काउंटिंग करते हैं तो वहां पर 0 के बाद में प्लस में हम जाते हैं, +1, +2, +3, +4, लेकिन 0 के नीचे भी कई बार जीवन जाने लगता है जहां पर -1, -2, -3, -4 होने लगता है। तो ये जो 0 वाली अवस्था है ये तो एक सामान्य अवस्था है। सामान्य से जब हम बेहतर की ओर जाते हैं तब वो प्लस होने लगती है, लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि युवा माइनस की ओर जाने लगते हैं, और वो जो माइनस है वो अलग अलग तरह के, कहा जाए नशा है या अलग तरह का जो व्यसन है या गलत मार्ग है, उस मार्ग में भी युवा चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए भी योग जो है, अगर उन्होंने कॉलेज के जीवन काल में जाने के पूर्व ही अभिभावक उन्हें योग से जोड़ देते हैं, तो ये योग हमें लगता है कि जब वे युवा कॉलेज की पढ़ाई में जाएंगे तो वहां पर जब कभी भी उनके सामने भटकने वाले कोई राह दिखाई देगी तो वहां पर ये योग उनके लिए एक बैरियर का काम कर सकता है। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि युवा अवसाद में क्यों जा रहे हैं जी। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, क्योंकि तो 2 पार्ट है, एक तो एजुकेशन का पार्ट है और एक हमारे जीवन का या युवाओं के जीवन का, जिस विषय पे बात करें जी, व्यवहारिक पक्ष भी है। अगर हम एजुकेशन पार्ट की बात करें तो हम पुराने उसमें जाके देखें तो हमें एक उदाहरण मिलता है अर्जुन का जी, कि अर्जुन गुरुकुल में है और वो बहुत अच्छे धनुर्धर बन गए हैं, बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, वो शास्त्र भी उन्होंने पढ़ा है और बहुत अच्छी तीरंदाजी करते हैं, जिसमें तोते की आंख पे वो धनुष बाण चलाते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण वो जब युद्ध के मैदान में आते हैं तो अवसाद के शिकार हो जाते हैं जी। हम सारी चीज देख रहे हैं कि सभी पढ़ाई उन्होंने की, लेकिन व्यवहारिक अनुभव की कमी होने के कारण वो अवसाद में वहां दिखने लगते हैं जी। तो भगवान कृष्ण उनको अवसाद से निकालने के लिए क्या करते हैं, ये यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे मैं युवाओं के लिए विशेष बोलना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ होइए, मतलब वर्तमान में जिए, बिल्कुल जीना है, बिल्कुल। हमें भूत में नहीं जाना, हमें भविष्य में नहीं जाना जी जी, क्योंकि ये जो भूत में जाएंगे तो अर्जुन की तरह
अर्जुन जब युद्ध के मैदान में है, साथ में क्यों आए? जी। वो इसलिए आए क्योंकि वो भूत में चले गए कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे बढ़ाया, जिनके साथ मैं खेला, उनकी पिक्चर उनको दिखाई देने लग गई। जी। तो पुरानी पिक्चर मतलब भूतकाल की चीजों को वो वर्तमान में ले आने लग गए। हाँ, हाँ। जिनकी आवश्यकता नहीं थी। तब उनको भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थिर प्रज्ञ हो, उत्तिष्ठत जागृत, और जागृत हो जाओ। बोले कि तुम आज युद्ध के मैदान में हो और एक तरफ विरोधी सेना है और एक तरफ आपकी सेना है। जी। तो यहाँ पे पुरानी चीजें मत सोचिए, यहाँ पे तो युद्ध का मैदान है, सीधे आपको लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। तो ये अवसाद में जो युवा जा रहे हैं वो व्यवहारिक होना उनका अति आवश्यक है। केवल कंप्यूटर में, केवल फेसबुक में, केवल ट्विटर में रहने की या उन्हीं में जीने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपने जीवन में इन चीजों का प्रयोग आगे बढ़ने के लिए जितना हो सके करिए, लेकिन हमेशा अपने केंद्र में रहिए, अपने अस्तित्व, अपने संज्ञान में आपको रह के आगे बढ़ना है। ये युवा है। बहुत अच्छी बात कही जयंत जी आपने। और अब हम इस बातचीत को थोड़ा सा अंतिम पड़ाव की ओर ले जाने से पहले, आज के इस आधुनिक आईटी के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बातें बहुत की जा रही है, तो योग, युवा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या इसका भी आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल। इसमें एक पार्ट जो इन तीनों में है वो कॉमन है, वो है युवा, या हम उसे कहें मनुष्य। क्योंकि मनुष्य नहीं रहेगा तो न तो आर्टिफिशियल का हमारे जीवन में कोई काम है जी, और न ही योग का काम है। ये दोनों ही सब्जेक्ट का अगर केंद्र बिंदु है तो वो, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो मनुष्य की जगह में युवा शब्द का ही प्रयोग करूंगा जी, तो वो युवा है। लेकिन उनका आपसी संबंध क्या है? आपसी संबंध, जैसे मैंने बताया कि भगवान कृष्ण ने उनको वर्तमान स्थिति दिखाई जी। तो जो युवा है वो हमेशा वर्तमान में रहे, धरातल पे रहे, लेकिन बड़े बड़े जो अचीवमेंट वो करना चाहता है उसको टारगेट करे। तो ये स्थिति जो युवा की है अभी तक की, कि वो बाहरी दुनिया से तो ज्यादा जुड़ रहा है जी, अपने अस्तित्व से जुड़ने का मौका उसे नहीं मिल रहा है, या वो उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है जी। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम ठीक इसको साधारण तौर पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक सुनते तो हैं ये एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन हो सकता है उसे रूप में समझ ना पाते हो जी। तो छोटे रूप में एक मैं इसको समझाना चाहता हूँ आप लोगों को भी, और भी समझदार लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, सभी विद्वजन भी जुड़ते हैं। तो कोशिश करूंगा कि एआई के विषय में अगर हम देखें तो ये एल्गोरिथम पे काम करता है जी। अब एक शब्द होते होते कि ये एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मतलब चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। जैसे एआई की वर्किंग हम करें, अगर किसी दो संख्याओं को जोड़ना है तो उसको एआई जो है हमारा सॉफ्टवेयर कैसे लेता है? तो पहले वो एक अंक लिया, फिर दूसरा अंक लिया, फिर दोनों को जोड़ा और फाइनली आउटपुट दिया। ये क्रमबद्ध तरीका है जी उसके कार्य करने का। अगर इसी कार्य को कोई मानव करे तो कैसे करता है? वो भी इसी एल्गोरिथम से करता है। बहुत सारे कार्य हम अपने जीवन में एल्गोरिथम से करते हैं। जैसे सुबह उठने का है, या हमें सुबह ड्यूटी जाना है तो वहां जाने का है, तो टाइम टू टाइम चल रहा है, डेली की रूटीन है जी। मैं सुबह दौड़ने जाता हूँ तो वो भी एल्गोरिथम में आ जाता है। अब गृहिणी कैसे करती? गृहिणी अगर कोई है तो अगर मान के चलिए कि गृहिणी कुछ सब्जी बना रही है तो पहले तो सब्जी नहीं डाल देती। कभी उन्होंने एक एल्गोरिथम बना के रखा है कि भाई हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, फिर गैस जलाएंगे, फिर उसमें ऑयल डालेंगे, फिर कुछ मसाले डालेंगे, फिर वो करें, फिर बाकी चीजें डालेंगे। ये एल्गोरिथम है। तो ये जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है, और वो एल्गोरिथम इसमें डाले गए जो डेटा है उसके आधार पे होता है जी। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारा डाटा फीड है पहले से, और जो हम कार्य प्रक्रियाएं करते जाते हैं
वो हमारे डाटा में आता जाता है जी। लेकिन जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अपने से तार्किक बुद्धि नहीं लगा सकता, अनुभव नहीं शेयर कर सकता जी। अनुभव नहीं बता सकता, ये भावनाओं का इसमें कोई स्थान नहीं है जी। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को जज भी करते हैं, बात करते वक्त उनके सारी जो एक्टिविटी को देखते हैं, फिर उस हिसाब से हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसकी भावनाओं को भी समझता है कि हम इससे किस तरीके से बात करें। लेकिन ये एआई इस तरीके से भावनाएं इसमें नहीं होती है। बिल्कुल। तो एआई युवा और आपका योग हमें एआई की तरह नहीं बल्कि रियल इंटेलिजेंस बताता है जी। अगर हम रियलिटी में रहेंगे, हम अपने केंद्र में रहेंगे, हम अपने मन को विचारों में घूमता हुआ ना पाके अपने को केंद्र में रख के जी। और सारी दुनिया को हम अच्छा चीजें देने के लिए कुछ रणनीति बनाएंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, कुछ कौशल करेंगे, तो ये रियल इंटेलिजेंस है हमारा। लेकिन ये रियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बताया कि रियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारे जीवन में भी रहते हैं। जैसे कोई भोजन बना रहे, वैसे बताया कि गहन, तो ये दोनों तीनों चीजें योग से तो जुड़ी हुई है। योग इसमें इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा रखता है। तो ये संदेश है कि हम अपने केंद्र से जुड़े रहें। जी। तो अंत में जयंत जी आप बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को लेकर हमें किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर और बाकी चीजें अपन देख रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स देखते हैं। उसमें एक हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी जी का प्रयोग आज बहुत तादाद में लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, आपको कोई अन्य कार्य करनी है, आपको कोई ऐसा सूचनाएं चाहिए जो आपको नहीं पता है, वो सारी चीज बताओ। युवाओं को सावधानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में ये रखनी चाहिए कि उनके जीवन में जो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है उन्हीं चीजों का वो प्रयोग करें। जैसे आपने कहा कि 0 से माइनस की ओर ना जाए जी, तो माइनस चीजें कोई व्यक्ति देखेगा तो वो माइनस की ओर जाएगा। बिल्कुल। जो माइनस चीजों की ओर कर्म करेगा तो वो माइनस की ओर ही जाएगा जी। लेकिन माइनस कौन व्यक्ति नहीं करेगा? जो योग में होगा, बिल्कुल, जिसकी मन स्थिर होगा जी। तो स्थिर अपने मन को योग में रखते हुए एआई का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके जीवन को इतनी ऊंचाई दे देगा कि हम और आप उस पर सोच भी नहीं सकते कि कहां तक पहुंचा सकता है व्यक्ति को जी। लेकिन अगर वो निगेटिव की ओर सोचना चालू करे तो वो बहुत निगेटिव भी ले जा सकता है। तो सभी युवाओं को एक बड़ा संदेश तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरूर यूज करें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी इस काम में लगे हुए, लेकिन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चीजें आप अपने जीवन में एडॉप्ट करें जो आपके जीवन को, राष्ट्र के जीवन को, आपके परिवार को, समाज को गति दे सके आगे। जी। तो जयंत जी, आज आपने जीवन प्रबंधन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से योग को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, इस पर बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए जयंत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चले योग की ओर का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।